AF83 हिंदी। चुप रहो। मैनसन ने खुद को संभाला। हालांकि वह नंगे पैर थी, लेकिन जिस तरह से वह लड़खड़ा रही थी, उससे यही लगता कि उसने ऊंची हील्स पहनी है। कोई सोच ही सकता था कि उसने कितनी तेज शराब पी रखी होगी जिसने उस जैसी पांचवें आयाम की विशेषज्ञ को इस हालत में पहुंचा दिया होगा। मैनसन के पीछे पीछे आए तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। जाहिर है, मैनसन को उसके फुर्सत के पलों में बुलाया गया था, लेकिन फुर्सत का पल कब नहीं होता था। उनकी विशेष टीम मूलतः दिन के सभी घंटों में उपलब्ध रहती थी और वे मिल्की वे गिल्ड की एक महत्वपूर्ण इकाई थी। एड्रियन, एक नाटा आदमी जो मैनसन के कंधों तक मुश्किल से पहुंचता था। मानो उसके जीन्स ने उसे इतने बुरे काज से भरपूर नहीं बनाया था। उसके सिर के पास गंजापन भी था और ऐसा लगता था कि वह ऐसा विग नहीं खरीद सकता था जो हर पल उसके साथ न फड़फड़ाता रहे। उसका कोड नाम शैडो रेड था। कमर पर 2 पिस्तौलें बांधे एक औसत सा दिखने वाला आदमी। कोई भी सोच सकता था कि वह 80 के दशक की किसी काउबॉय फिल्म से निकला है। उसके जूतों से लेकर उसकी टोपी तक सब कुछ बिल्कुल सही था, यहाँ तक कि उसकी 2 बंदूकें भी होल्स्टर में रखी हुई एक रेट्रो फील दे रही थी। उसका कोड नाम डबल शॉट था। बेटा, वह उन सब में सबसे लंबा था, यहाँ तक कि दूसरे नंबर पर रहने वाले मैनसन से भी ऊंचा। उसकी आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी भर सोने के लिए भी आंखें बंद नहीं की हों। रंग इतना बिगड़ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर 2 वार हुए हों। उसका कोड नाम पांडा था। और फिर थी मैनसन, लड़खड़ाती हुई शराबी। अगर उसका कोड नेम कुछ ड्रंकन फिस्ट जैसा होता तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन एक अनोखी बात करते हुए मैनसन ने अपने लिए कोड नेम ड्रंकन फीट चुना, हालांकि उसे कभी इसका इस्तेमाल करने की जरा भी परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसका असली नाम जानता था, जबकि यह कोड उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। लेकिन उसी पल उसके हाथ में रखी शराब की बोतल अचानक जमीन पर गिर पड़ी। शीशा टूट गया और भूरा सुनहरा तरल चारों तरफ उड़ गया, जिससे शराब और टुकड़ों का एक गड्ढा बन गया। हालांकि मानो वह अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं थी, मैनसन अचानक फर्श पर गिर पड़ी। उसकी हथेलियां टूटे हुए कांच से टकरा गईं। वह चारों पैरों पर आगे बढ़ी और अंततः उसके नंगे पैर गंदगी में फिसल गए। तीनों मर्द जो हो रहा था उससे ज्यादा हैरान नहीं थे। मैनसन इस समय लगभग कुत्ते की तरह इधर उधर सूंघ रही थी। इस बात से उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय वे पीछे झुक गए और उसकी उभरी हुई गांठ के नज़ारे का आनंद लेते हुए, उस पल का आनंद लेते हुए और ज्यादा सोचे बिना उस पल का पूरा आनंद लिया। तुम्हें लगता है कि यह बड़ा हो गया है? शैडो रेड ने आदतन अपनी विग नीचे खींचते हुए पूछा। कहते हैं शराब मोटा करती है। मैनसन हमेशा सही जगहों पर मोटा होता है। डबल शॉट ने हाँ में जवाब दिया। उसकी छाती को छोड़कर शैडो रेड ने बताया। एक गंजे व्यक्ति के लिए आपके पास कहने को बहुत कुछ है। एक आदमी की कीमत उसके रूप से कहीं अधिक है। छाया चूहा बोला। जरूर जरूर, मैं तब तुम पर विश्वास करूंगी जब तुम्हें आखिरकार बिना पैसे दिए सेक्स करने का मौका मिलेगा। आपसी प्रशंसा जल्द ही तकरार में बदल गई। हालांकि पांडा उनके बीच खड़ा था, उनकी तेज आवाजें उसके कानों में चुभ रही थीं और यहाँ तक कि उनके थूक उसके गालों पर उछल रहे थे, फिर भी वह 1 इंच भी नहीं हिला, न ही एक शब्द बोला। वह बस इतना थका हुआ था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। जब वे बहस कर रहे थे, वो बस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिनके बारे में कोई कभी नहीं जान सकता था। उद्धरण डॉट 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 लगभग वहां, लगभग वहां, लगभग वहां। मैनसन अचानक रुक गई। उसकी नाक, जो हवा में थी, अचानक तेजी से नीचे की ओर झुक गई। वह लियोनेल और खनिकों के बीच हुई लड़ाई के बाद बनी एक जलती हुई खाई के पास चारों पैरों पर खड़ी थी। दरअसल, अगर कोई वीडियो दोबारा चलाए और उसमें मैनसन की वर्तमान लोकेशन डाले, तो वह वही जगह थी जहां लियोनेल ने अपने दिव्य कवच का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट किया था और गायब हो गया था। हालांकि पांडा का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग कई मानसिक तस्वीरें खींच रहा था और उन्हें अपने स्मृति भंडार में जमा कर रहा था। उस अचानक हुई हलचल में गुलाबी रंग की एक हल्की सी चमक उभर आई थी। साफ था कि ये दोनों झगड़ते हुए बदमाश असली खेल से चूक गए थे। उद्धरण डॉट 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 बढ़िया बढ़िया, मुलायम निप्पलों की एक जोड़ी, ये वाकई दुर्लभ है। आमतौर पर जब तक वो युद्ध की अवस्था में पहुंचती है तब तक ये सख्त हो जाते हैं। ये तो यादों के भंडार में बसने लायक है। कोई यह कभी नहीं सोचेगा कि उनमें से सबसे बड़ा विकृत व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसने शुरू से अंत तक एक भी शब्द नहीं कहा। मैनसन उछलकर खड़ी हो गई। उसकी हथेलियां, जो कांच के टुकड़ों से कट और चोटिल हो गई थीं,
बिल्कुल ठीक लग रही थी। और उसकी हरकतें, जो सुस्त और बेमिल होनी चाहिए थीं, अचानक कुछ ज्यादा ही सहज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी कपड़ों की खराबी अपने आप ठीक हो गई। लेकिन अगर ऐसा न भी होता तो भी वह शायद बेपरवाह होती। चलो चलें, उसने टेलीपोर्टेशन संरचना पर वापस कदम रखते हुए कहा। तीनों आदमी उसके पीछे चले गए। डबल शॉट और शैडो रैट अभी भी एक दूसरे पर भौंक रहे थे, जबकि पांडा की आलसी आंखें उसके हिलते हुए नितंबों पर टिकी हुई थीं। तारांकन तारांकन, अखाड़े में वापस आकर एक अप्रत्याशित टकराव हो रहा था। इन घटनाओं के बाद से किसी ने भी वहां से हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इसे इन मामलों में अपराधबोध या संलिप्तता का संकेत माना जाएगा। नतीजतन कई लोग अनिश्चितता की स्थिति में ही रहे, हालांकि भीड़ में कई लोग बेचैन होने लगे थे। जाहिर है, अब ये सब प्रसारित नहीं हो रहा था। मिल्की वे गिल्ड का ये दिखाने का कोई इरादा नहीं था कि लियोनेल को पकड़ना उनके लिए कितना मुश्किल था। और जोर जोर से बजने वाले अलार्म भी आखिरकार बंद हो गए थे, जिससे सब बेखबर थे। हालांकि उस समय जब हर कोई निर्दोष बने रहने की कोशिश कर रहा था, एक झड़प हो रही थी जिसके अपराधी अप्रत्याशित थे। एक तरफ लियोनेल के साथी खड़े थे, दूसरी तरफ यूरी और आयना खड़े थे। इसका क्या मतलब है? जोएल समूह का केंद्र बिंदु बनकर खड़ा था, उसे पता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। अगर वह किसी और को बातचीत का नेतृत्व करने देता तो जरूर कुछ ऐसे शब्द निकल आते जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। उसका फर्ज था कि कम से कम जितना हो सके चीजों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करे, लेकिन वह भी अपना आपा खोने की कगार पर था। वे सभी लियोनेल के बारे में चिंतित थे। इस अज्ञानता की स्थिति ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया, खासकर तब जब उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया था। ये कहा जा सकता है कि उनकी नसें भून चुकी थीं, उनका गुस्सा जल्दी भड़क जाता था और उनका धैर्य और भी कमजोर हो जाता था। यह एक ऐसा बारूद का ढेर था जिस पर काबू पाना जोएल के लिए भी मुश्किल था। वह अपनी आवाज में आक्रामकता की धार को बमुश्किल रोक पा रहा था, उसका लहजा संतुलित और शांत था। उस पल उसने चाहा कि काश वह भी लियोनेल की तरह आसानी से खुद को अलग कर पाता। उस समय यूरी अपने हाथों में कई चीजें लेकर खड़ी थी। एक था वो खंडित घन जिसे लियोनेल इन दिनों लगभग हमेशा आयना के पास छोड़ देता था। ये उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक थी, और घर के सबसे करीब भी। तो उसे आयना के पास इतनी बार छोड़ने की उसकी वजहें साफ थीं। वह उसे यह बताना चाहता था कि वह हमेशा वापस आएगा, कि वह वही है जहां उसका दिल है और केवल उसके साथ ही वह सचमुच तनावमुक्त और सुकून महसूस कर सकता है। इंदौर महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में करता है सुधार। विगोमन। दूसरा एक ताबीज था जो उसके ऊपर रखा था। समय समय पर वह ताबीज ऐसे जल उठता मानो कोई उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जोएल अब डायमेंशनल वर्स के बारे में इतना जानता था कि आयना के अलावा कोई भी अगर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में उसे अभी पता नहीं था कि वह उसे संभालने के लिए तैयार है या नहीं। जोएल को यकीन था कि लियोनेल ने आयना की सुरक्षा के लिए यह एक तंत्र छोड़ा था। अगर उसके अलावा कोई और इसका इस्तेमाल करता तो ये स्थिति को रिकॉर्ड करके वापस भेजना शुरू कर देता। वह जानता था कि अगर लियोनेल को पता चल गया कि अब क्या हो रहा है, तो खतरे की परवाह किए बिना वह वापस जाने का रास्ता बना लेगा। लेकिन इससे उसे ही नुकसान होगा। आयना यूरी से एक कदम पीछे खड़ी थी, उसकी सुनहरी आंखें ताबीज की चमक बिखेर रही थीं। हर बार ऐसा होने पर उसकी निगाहें और भी बेजान होती जा रही थीं, उसकी त्वचा का पीलापन बीमारी की हद तक पहुंच रहा था। वह लगभग दूसरी तरफ लियोनेल को देख सकती थी। उसे भागने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन हर मिनट में एक या दो बार वह अपनी शक्ति अपने ताबीज में डाल देता था, ये देखने के लिए कि क्या आयना ने खंभे की सीमाओं को छोड़ दिया है। तीसरी चीज थी वो हार जो आयना हमेशा पहनती थी। लियोनेल ने उसे उसके 19वें जन्मदिन पर बनवाया था। उसके बाद से उसने उसे कभी नहीं उतारा। वह हार सिर्फ एक खूबसूरत तोहफा नहीं था। जिस दिन लियोनेल ने उसे वह दिया, उसी दिन उसने आखिरकार लियोनेल के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर किया। उसने खुद को लियोनेल के साथ लगभग जबरदस्ती कर लिया था, इस डर से कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। लियोनेल महीनों पहले गायब हो गया था, उन शिल्पों पर काम कर रहा था जिनकी मदद से उन्हें टेरन के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद मिली। आयना को उन महीनों में महसूस किए गए दर्द और चिंता के हर एहसास की याद आज भी थी। लेकिन वह हार एक वादे की तरह था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। आखिरी चीज थी उसका मुखौटा।
बाकी चीजों की तरह ही भावुक होने के बावजूद आईना के लिए ये दूसरी सबसे मुश्किल चीज थी। हर चीज मानो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा दे रही थी, लेकिन ये किसी वजह से अलग लग रही थी। नकाब शर्मिंदगी में या छिपने की इच्छा होने पर ही पहना जाना चाहिए था। अगर किसी और मर्द ने उसे ऐसी चीज दी होती तो आईना शायद उसे आत्मघृणा और नफरत की भावना से नवाजा होता। और फिर भी जब लियोनेल ने उसे वो दिया तो वह उसके पीछे छिपी हुई परवाह को महसूस कर सकती थी। उसने उसे वो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसे उसके चेहरे पर शर्म आ रही थी, न ही इसलिए कि वह उसे छुपाना चाहता था। उसने तो उसे बस इसलिए दिया था ताकि वह चैन से जी सके। उसके जीवन का हर दिन एक निरंतर यातना था। दर्द, खुजली, ये निरंतर याद दिलाना कि उसका चेहरा हमेशा के लिए उन लोगों से खराब हो गया है जिनसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और यह कि उसकी मां ने शायद इससे भी कहीं ज्यादा बुरा अनुभव किया होगा। जब तक उसे यह मास्क नहीं मिला, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख चुकी हो, जहां हमेशा उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यादों की पीड़ा और यादों से भरा रहना जरूरी नहीं था। बल्कि जब भी वह जागती और उसे वह बेचैनी महसूस नहीं होती जिसकी उसे लंबे समय से आदत हो गई थी, तो उसे उस आदमी की परवाह और स्नेह का एहसास होता जिसने उसके लिए अपना दिल और आत्मा झोंक दी थी। आईना की आंखें लाल हो गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। अपनी पिछली बेहोशी की हालत में भी उसने अपने गालों पर अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा आंसू बहा लिए थे। इस समय अगर वह और रोना भी चाहती तो भी वह और कुछ नहीं निकाल पाती। तो वह वहीं खड़ी रही, उसके होंठ मौन की रेखा में दबे हुए थे, उसकी त्वचा हर गुजरते पल के साथ पीली पड़ती जा रही थी, उसकी आंखों की सुनहरी चमक खो रही थी। इसका क्या मतलब है? मैं पहले ही कह चुका हूं, यूरी ने शांति से कहा, कृपया ये बातें लियोनेल को बता दीजिए। हमें अब जाना होगा। इसका मतलब क्या माना जाता है? जोएल ने एक एक करके अपने शब्दों पर जोर दिया, उसकी आवाज की धार लगातार तेज होती जा रही थी, मानो उसे छिपाना मुश्किल होता जा रहा हो। इसका जो भी मतलब आप चाहें, हो सकता है। आईना एक दशक से ज्यादा समय से अपने पिता से नहीं मिली है और मैं उसे उनके पास ले जाने की योजना बना रहा हूं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इतना ही बता सकता हूं। अब आप ये चीजें लेंगे या नहीं? जोएल को लगा कि वह टूट जाएगा, और वह अकेला नहीं था। उसकी पीठ पर राज और मिलन की ऊंची दीवारें मानो उग्र सांडों की तरह थी जो भागना चाहते थे। यहां तक कि नौसिखिया ड्रेक, जो आमतौर पर उनमें सबसे शांत और संकोची था, यूरी को घूर रहा था। अगर वे पृथ्वी पर पले बड़े न होते और स्त्री पुरुष के बीच के अंतरों को लेकर विशेष रूप से उत्सुक न होते, जो कि आयामी छंद में कम प्रचलित था, कम से कम ताकत के मामले में, तो वे निश्चित रूप से पहले ही हमला कर चुके होते। ये कहना सही होगा कि यदि यूरी पुरुष होता तो जोएल भी पहला मुक्का मार चुका होता। यूरी का उनसे इतनी बेरुखी से बात करना एक बात थी, लेकिन आईना का उनसे बात करने की कोशिश भी न करना बिल्कुल अलग बात थी। भले ही ऐसा न भी हो, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें नीची नजर से देख रही हो। जहां दूसरे लोग उसकी खूबसूरती की वजह से उसके साथ नरमी बरतने को तैयार थे, वहीं लियोनेल के साथियों की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कभी भी आईना को अपने लिए एक संभावित साथी के रूप में नहीं देखा था। उनकी नज़र में वो सिर्फ लियोनेल के साथ ही रह सकती थी, किसी और के साथ नहीं। उन्हें बस यही फर्क था कि वह एक देवी भी हो सकती है, फिर भी वह एक ही चीज होगी। यदि कुछ भी हो तो उसकी सुंदरता ने उन्हें उसकी ओर और भी कठोर दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि यूरी सख्त होना चाहती थी, लेकिन अगर वह सख्त नहीं होती तो वह आईना से ध्यान हटाकर खुद पर कैसे केंद्रित करती? आईना अब इतनी नाजुक हो चुकी थी कि क्या वह इन आदमियों की निगरानी झेल पाती? उनमें से कोई भी लियोनेल नहीं था, लेकिन वे लियोनेल के जीवन में भाइयों के सबसे करीबी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके परिवार का उपहास झेलना पड़ रहा हो। ये तथ्य कि वह अभी यहाँ खड़ी हो सकती है, वह सबसे मजबूत प्रदर्शन था जो वह कर सकती थी। इसके अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा था। इंदौर महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में करता है सुधार। विगोमन। तो जोएल ने एक लंबा विराम लिया। मेरा कैप्टन हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके सुरक्षित होने का इंतजार करना भी मुमकिन नहीं है। क्या सच में यही इतना जरूरी है, या फिर तुम उसकी आंखों में देख भी नहीं सकते? आईना के कंधे कांप रहे थे, जिसे शायद कई लोग उसकी सूक्ष्मता के कारण देख नहीं पाए होंगे, लेकिन यूरी निश्चित रूप से नहीं देख पाया होगा। उस समय वह भड़क उठी। देखो तुम क्या कहते हो? यूरी लगभग गुर्राया। वरना मैं तुम्हारे लिए देखूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं?
जोएल की आंखें सिकुड़ गईं, उसके शरीर से मानो भाप सी निकल रही थी। उसका खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसकी काली त्वचा गर्म होने लगी थी। वह सचमुच गुस्से से पागल होने ही वाला था, लेकिन ऐसा करने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं था। भाड़ में जाओ, भगवान की कसम, अगर तुमने मुझे बोलने से रोका तो मैं भी तुमसे लड़ लूंगा। जोएल, तुम किससे बात कर रहे हो, आवारा? अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो तुम मेरे दांतों के बीच भी नहीं समाओगे। राज गुस्से से आग बबूला था, उसका बड़ा पेट गड़गड़ा रहा था जब वह जोएल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अगर जोएल उसे रोक न रहा होता तो वह सचमुच पहले ही झूल चुका होता। मुझे रोकना बंद करो यार। वो सच में सोचती है कि वो बिना होंठ पर मुक्का खाए जो चाहे कह सकती है। फिर उसके पीछे वो है जो अचानक से चूहे जैसा डरपोक हो गया है। क्या तुम हमसे बात करने के लिए बहुत नेक हो? राज अब भी अवचेतन रूप से आयना के बारे में बात करते समय अपने शब्दों को लेकर सतर्क था। उसे अब भी लग रहा था कि कुछ सीमाएं हैं जिन्हें उसे पार नहीं करना चाहिए। एक ऐसे आदमी के लिए भी जो हमेशा बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहता है। लियोनेल के लिए उसके मन में इतना सम्मान था कि वह अपनी मनचाही बातें खुलकर नहीं कह सकता था, लेकिन अब तक तो उसकी हद हो चुकी थी। जोएल ने राज को जाने नहीं दिया, लेकिन उसे बोलने से भी नहीं रोका। भाड़ में जाओ, छी। मैं हमेशा कहता था कि कैप्टन ने उस पर अपना समय बर्बाद किया। उसमें तो आमने सामने बात करने की भी तमीज नहीं है। मानो चोट पर नमक छिड़कने के लिए जो कुछ हो रहा था उससे अनजान, ताबीज एक बार फिर तेज रोशनी से चमक उठा, जिससे राज और भी अधिक गुस्से में आ गया। आयना के जख्मों के बारे में जानने से पहले ही टीम को हमेशा ये हास्यास्पद लगता था कि लियोनेल एक लड़की पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था, यहाँ तक कि वे इसके लिए उसे लगातार चिढ़ाते भी थे। जब उन्हें उसके दागों के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि जिस चेहरे के बारे में वे जानते थे वह 25वीं सदी के उच्च तकनीक वाले सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा किया गया एक आवरण मात्र था, तो उन्हें लगा कि यह और भी कम मूल्यवान है। आखिरकार उस समय वे किशोर ही थे। वे बस अपने निचले हिस्से से ही सोच सकते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक स्टार क्वार्टरबैक आयना पर इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करेगा, जबकि उसके पास और भी बेहतर लड़कियां मौजूद थीं। बेशक उन्होंने ये बातें कभी जोर से नहीं कहीं, बल्कि अपने तक ही सीमित रखीं। वे लियोनेल का बहुत सम्मान करते थे और भले ही वे अपने भाईचारे में किसी और को किसी बदसूरत बत्तख के साथ संबंध बनाने पर मजाक उड़ाते हों, लेकिन ये साफ था कि लियोनेल आयना को सिर्फ एक रात की मोहब्बत से कहीं बढ़कर मानता था। लेकिन अब वो सारी दबी हुई भावनाएं, वो सारी बार जब उन्होंने अपनी जबानें काटी थीं, एक धार्मिक आक्रोश में उबल पड़ी थीं। वे लियोनेल के लिए खुद से कहीं ज्यादा गुस्से में थे। अरे, जब भी मैं सोचता हूं कि कैप अब तक कितनी लड़कियों को गिरा सकता था, तो मुझे गुस्सा आता है। वह हफ्ते के हर दिन के लिए रोस्टर में जगह बना सकता था, लेकिन वह इस पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसने तुम्हारे पीछे सालों बिता दिए, और ठीक है, तुम्हें उसके बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया। और अब तुम सुंदर हो गई हो तो कैप से परेशान नहीं हो सकती। अच्छा, भाड़ में जाओ तुम भी। जोएल की शुरुआती प्रतिक्रिया यही थी कि राज के आखिरी शब्द बहुत ज्यादा थे। दरअसल आयना की जो हल्की सी कांपहट थी वह अब उन्हें भी साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। न ही जोएल ने राज से उसकी कही बात के लिए माफी मांगी। हालांकि यूरी के लिए ये शब्द सुनकर वो गुस्से से लाल हो गई। उसका हाथ राज का सिर उड़ाने के इरादे से उठा। लड़ो मत, ये शब्द आयना के नहीं थे। राज के कठोर शब्दों से वह इतनी स्तब्ध थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि यूरी क्या करने वाला है। अगर उस व्यक्ति ने आवाज न लगाई होती तो वे निश्चित रूप से उस सीमा को पार कर चुके होते जहां से वापसी संभव नहीं थी। यूरी शायद सिर्फ आयना को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियोनेल के किसी भाई को मारना मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा होता। लियोनेल ऐसी किसी बात को कभी माफ नहीं करता, और ये कहना नामुमकिन था कि आयना यूरी की हत्या के लिए लियोनेल को कभी माफ कर पाएगी भी या नहीं। सौभाग्यवश उसी समय दोनों समूहों के बीच एक लबादाधारी आकृति चमकती हुई आई। उसकी गति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। जब उसने अपना लबादा उतारा तो सबने उसे तुरंत पहचान लिया। ये लड़की सावहन हमेशा से यूरी और आयना के समूह में तीसरे नंबर पर थी। हालांकि यूरी जानता था कि वह यहाँ है और 9 वरीयता प्राप्त प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। सावहन कॉनराड की मृत्यु के बाद से ही आयना और यूरी से दूरी बनाए हुए थी। उस समय जब आयना ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उससे अपेक्षा नहीं की थी, तो संभवतः सावहन ही था जो उस अनुभव से लियोनेल के साथ सबसे अधिक परेशान हुआ था।
बेशक वह पल लियोनेल के साथियों को यह महसूस कराने का एक और कारण था कि आईना उसके लिए काफी नहीं है। वे अपने कप्तान को अच्छी तरह जानते थे और समझ सकते थे कि अब तक आईना के बारे में उन्होंने जो छवि बनाई थी वह एक ही पल में बिखर गई थी। उस दिन लियोनेल जितना दुखी था, सावहन भी उतना ही दुखी था, यद्यपि कुछ हद तक समान लेकिन अधिकतर भिन्न कारणों से। सावन हमेशा से ही एक रूखी दोस्त रही थी। जब लियोनेल हमेशा आईना को बाहर चलने के लिए कहता था तो वही उनके बीच एक रेखा खींचने की कोशिश करती थी। लेकिन चीजें हमेशा ऐसी नहीं थीं। सावन भले ही एक उग्र और लड़ाकू व्यक्तित्व की लगती थी, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह आईना की रक्षा करना चाहती थी। अपनी युवावस्था में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। लियोनेल और आयना की तरह वह रॉयल ब्लू अकादमी में तभी दाखिल हो पाई थी जब उसे पता चला कि उसका पेशा 5 सितारा है। उसका परिवार इतना गरीब था कि कुलीन बच्चों से भरे स्कूल में दोस्त बनाना नामुमकिन सा लगता था। जब तक उसकी मुलाकात आयना से नहीं हुई। आयना हमेशा शर्मीली और संकोची मुस्कान के साथ रहती थी, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। सावन बहुत पहले ही सारी बातें भूल चुका था, लेकिन किसी चमत्कार से वह अपनी पहली दोस्त बनाने में कामयाब हो गई थी। सावन हमेशा से ही उस दोस्ती की रक्षा करता रहा था और अंततः इसका परिणाम ये हुआ कि वह हमेशा आयना की रक्षा करना चाहता था। लेकिन जिस लड़की की वह हमेशा से प्रशंसा और सम्मान करती थी, उसकी जो छवि उसके मन में थी वह उस दिन टूट गई। नतीजा ये हुआ कि वह उससे दूरी बनाए रखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं का सामना कैसे करे। वह बंद हो गई और बंद हो गई, ठीक उसी तरह जैसे वह आयना और यूरी से मिलने से पहले हमेशा करती थी। पिछले कुछ वर्षों में उसने बहुत सारी समस्याओं का अकेले ही सामना किया है। अपने माता पिता की मृत्यु, इतनी क्रूर दुनिया में अकेले रहने वाली एक छोटी लड़की की मुश्किलें, वह एक युद्ध से भी बचकर यहां तक पहुंच पाई थी। ये सब अपने दम पर करने के बाद उसके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। सच तो यह है कि उसने इस मामले में दखल देने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, या फिर यह भी नहीं पता था कि दोनों के बीच कोई स्पष्ट रेखा है भी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, उसे नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होता गया। आखिरी कदम तो तब आया जब उसने आईना को टूटने की कगार पर देखा। एक पल के लिए उसे वही शर्मीली लड़की याद आ गई जिसने अपनी कम उम्र की, बिना किसी दोस्त के मदद का हाथ बढ़ाया था। तभी उसे लगा कि शायद जिस आयना को उसने जाना था वह उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसने सोचा था। लड़ो मत, सावन ने दोहराया। तुम्हारे जो भी मतभेद हों, भले ही उन्हें शब्दों से सुलझाया न जा सके, बस उन्हें सांस लेने का समय दो। ऐसा कुछ मत कहो या करो जिसका तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। यूरी का हाथ हवा में कांपने लगा, इससे पहले कि वह उसे मुट्ठी में बंद कर लेती। उसने लियोनेल की सारी चीजें एक हाथ में पकड़ ली और फिर उन्हें सावहन की ओर बढ़ा दिया। क्या आप कृपया उन्हें ये दे सकते हैं? वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सावन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर अभी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आयना आगे बढ़ी। उसकी चाल कुछ बेढंगी और लड़खड़ा रही थी। उसने यूरी के हाथ में पड़ी चीजों को उठाया और उसे रोकने का मौका नहीं दिया और सावाहन के पास से निकल गई। उसकी बाहें कांप रही थीं और उसका सिर नीचे झुका हुआ था जब उसने चीजें जोएल की ओर बढ़ाईं। जोएल मन ही मन मना करने का इरादा रखता था, लेकिन उसकी बाहें लगभग अपने आप ही हिलने लगीं। हालांकि उसके अंदर का गुस्सा अभी भी उबल रहा था, पर उसे किसी तरह घुटन महसूस हो रही थी। अपनी मानसिक विवशता पर काबू न रख पाने के कारण आयना की भावनाएं मानो उसके पूरे शरीर पर छा गई थीं। एक पल के लिए जोएल, राज, मिलन और ड्रेक को लगा जैसे ये भावनाएं उनकी अपनी थीं। जोएल ने उन चीजों को पकड़ लिया और उन्हें थोड़ा ज्यादा कस लिया, लेकिन उनकी क्वालिटी को देखते हुए उन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे माफ करना, आयना ने धीरे से कहा। उसकी कांपती आवाज से जोएल को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन वह अपनी आवाज दबाने में कामयाब रहा। उसने अपनी जिंदगी में कई औरतों से नाता जोड़ा था। वे हमेशा से ही अपनी मर्जी से गुस्सा करने में माहिर रही हैं, फिर चाहे वो कोई भी ऐसा काम कर बैठे जिसके लिए उन्हें माफी चाहिए हो। अगर वे गलत भी हों तो किसी न किसी तरह आपको बुरा जरूर लगेगा। जोएल ऐसी किसी भी बात को इतनी आसानी से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आयना की असली भावनाएं थी या नहीं, या फिर बस दिखावा था। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ताबीज फिर से जल उठा, जिससे हवा में छाई शांति ऊर्जा की हल्की सरसराहट से भर गई।
जोएल ने नीचे देखा, उसका गुस्सा फिर से भड़कने लगा। ये वो शब्द नहीं है जो तुम्हें मुझसे कहने चाहिए, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जोएल मुड़ा और लड़कों को दूर ले गया। तारांकन तारांकन। लियोनेल गुफा के रास्तों से तेजी से गुजरा, निगरानी प्रणाली में मौजूद ब्लाइंड स्पॉट्स का इस्तेमाल करके जल्दी से जरूरी सामान इकट्ठा किया। उसके जहाज में सिर्फ एक ही व्यक्ति के रहने की जगह थी, इसलिए उसे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं थी। अगर उसे अपने घुटनों को अपनी छाती तक भी खींचना पड़े तो भी वह ऐसा कर लेगा। उसे आयना और उसके साथियों के बीच हुई झड़प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उसे पता था कि 4 लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था, जिसका नेतृत्व एक महिला कर रही थी, जिसकी नाक शिकारी कुत्ते जैसी लग रही थी। अप्रैल 28, 2022 के नीचे महत्वपूर्ण घोषणा। लियोनेल एक के बाद एक सुरंगों में घुसता गया। वह अब तक कितने खनिकों के सामने आया था, इसकी गिनती भूल चुका था। दरअसल इसी वजह से उसे कुछ कीमती खदानों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं था। उसे जितनी सामग्री की जरूरत थी, उसे इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, खासकर जब वह जहाज सिर्फ उसे ले जाने के लिए था, लेकिन यह काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। ऐसा लग रहा था कि या तो उसे भविष्य में एक जहाज खरीदना होगा जिसे वह अपने हिसाब से बदल सके, या फिर उसे ज्यादा समय लेकर बिल्कुल नए सिरे से एक जहाज बनाना होगा। जैसे जैसे लियोनेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, अत्यधिक गतिविधि के कारण उसे उनमें से लगभग आधे स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने स्थान के खतरे के बारे में शब्दकोश से पूछताछ की। जब उसका दिमाग एड्रेनालाइन से ठंडा हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसका अपना ही आइडिया कितना पागलपन भरा था। सिर्फ इसलिए अंतरिक्ष में कूद जाना क्योंकि उसे लगा कि ये किसी पागल की चाल है। कौन जानता था कि वहां किस तरह के खतरे होंगे। दुर्भाग्य से यह एड्रेनालाइन भागने से नहीं आया था, जैसा कि कोई सोच सकता है, बल्कि यह उसके मन के पीछे एक रेंगती हुई भावना के कारण था, जो हर बार जब वह अपने ताबीज में शक्ति का एक धागा भेजता तो और भी बदतर होती जाती। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, एक कोने से हटकर दीवार से सट गया। 2 खनिक हल्के कदमों से उसके पास से गुजरे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे उस अपराधी से आधे हाथ की दूरी पर थे, जिसकी तलाश में उनका पूरा संगठन ग्रह विंसरों में छानबीन कर रहा था। लियोनेल के पास अभी एक फायदा था। हालांकि उसे निष्क्रिय टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए फोर्स क्राफ्टर के रूप में अपने कुछ कौशल दिखाने पड़े थे, लेकिन वे यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि उसके पास अपना जहाज बनाने का कौशल होगा। फिर सवाल ये रह गया कि उन्हें क्या लगता था कि वह क्या कर रहा था। क्या उन्हें यकीन था कि वह मरने का इंतजार कर रहा था? ज्यादा संभावना यही थी कि उन्हें यकीन था कि उसे बचा लिया जाएगा। ऐसे में वे क्या कदम उठाते? जाहिर है, जो भी उसे बचाने में विश्वास रखता है, वह मिल्की वे गिल्ड का सच्चा प्रतिद्वंद्वी होगा। इसका मतलब है कि गिल्ड निश्चित रूप से अपने ज्यादातर संसाधन इस दुश्मन से निपटने की तैयारी में लगाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि लियोनेल ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि कम से कम 1 या 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर कुलीन लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि गिल्ड युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर गया था। लियोनेल को बस इस बात से मदद मिली कि उसकी हरकतें मानो युद्ध की घोषणा कर रही थीं। मिल्की वे गिल्ड ने शायद सोचा होगा कि कोई महाशक्ति उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगाकर उन्हें निशाना बना रही है। लियोनेल का बिना किसी नुकसान के बच निकलना इससे बड़ा दाग और क्या हो सकता है। बेशक लियोनेल ने पहले से ही इन सब बातों पर विचार क्यों नहीं किया होगा। लियोनेल एक अन्य समूह से आगे निकल गया और एक अन्य कोने पर पहुंच गया। उसका हाथ अचानक आगे बढ़ा, उसकी हरकतें ऐसी लग रही थीं मानो वह चट्टान में छेद कर देना चाहता हो। फिर भी लियोनेल का हाथ अंदर जाते ही एक भी आवाज या लहर नहीं हुई। लियोनेल के माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं, जब लिटिल टॉली उसकी बाह के चारों ओर घूम रहा था। एक संकरी दरार से फिसलकर दीवार में चुभोई गई उसकी उंगलियों के पोरों पर प्रकट हुआ। चतुर चालों के साथ लिटिल टॉली ने उस अयस्क के चारों ओर एक बड़े गुहा को निगल लिया जिसे लियोनेल लक्ष्य कर रहा था, इससे पहले कि अयस्क उसके स्थानिक वलय में गायब हो जाता। लियोनेल ने लिटिल टॉली के साथ अपना हाथ बाहर निकाला और भाग गया। जिस दीवार से उसका हाथ अभी अभी गुजरा था, वह बिल्कुल अछूती लग रही थी। लियोनेल दौड़ते हुए गहरी सांसें ले रहा था। ये पहले ही दर्जन बार हो चुका था जब उसने ये क्रिया पूरी की थी और उसे लग रहा था कि वह अपनी सीमा से आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए इतना ही काफी है, अगर वह संभला नहीं तो वह खुद को खतरे में डाल लेगा। लियोनेल के लिए, खासकर अपने दिव्य कवच को सक्रिय किए बिना स्थानिक बल का प्रयोग करना वाकई बहुत कठिन था।
दुर्भाग्य से अकेले अपने दिव्य कवच को सक्रिय करना और भी ज्यादा कठिन था। सच कहूं तो लियोनेल इसके लिए सिर्फ खुद को ही दोषी मान सकता था। वह अपने दिव्य कवच को बनाने में अति महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने इस प्रक्रिया में विकास अयस्कों का इस्तेमाल किया। नतीजतन एक ऐसा कवच जो ज्यादा से ज्यादा चौथे आयाम का शिखर होना चाहिए था, पहले से ही पांचवें आयाम के बराबर था। यह तथ्य कि वह इसका इस्तेमाल कर सका एक चमत्कार था। अच्छी खबर यह थी कि जैसे जैसे लियोनेल बड़ा होता गया, उसे अपने दिव्य कवच को इतनी जल्दी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक बार जब वह आगे बढ़ गया तो उसकी स्थानिक आत्मीयता आसमान छू जाएगी। हालांकि बुरी खबर यह थी कि उन्हें इस समय इस असाधारण भारी बोझ से निपटना था। बस अब बहुत हो गया, मुझे बस एक शांत जगह ढूंढनी है। लियोनेल ने अपने 5x5x5 मीटर के स्पेशियल रिंग को भरने के लिए पर्याप्त अयस्क पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। खुशकिस्मती से उसके पास कुछ स्नोग्लोब थे जो वह हमेशा अपने पास रखता था ताकि उसे इस काम के लिए थोड़ी राहत मिल सके, वरना शायद उसके पास पर्याप्त अयस्क नहीं होते। शब्दकोश की मदद से लियोनेल को एक ऐसी जगह मिल गई जहां से बचने के कई रास्ते थे और सुरंगों के 200 मीटर के दायरे में एक भी जीव नहीं था। सभी सुरंगों में कई डिटेक्शन सिस्टम लगाने के बाद वह तुरंत काम पर लग गया और अपनी जरूरत के सभी अयस्कों को बाहर निकाल लिया। साथ ही जहाज के ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने के लिए उन्होंने जिन 500 से अधिक दिमागों को नियुक्त किया था, उन्होंने पहले ही कई पुनरावृत्तियों को तैयार कर लिया था और शब्दकोश में दी गई अंतरिक्ष संबंधी जानकारी का उपयोग करके उन सभी का परीक्षण कर लिया था। चलो चले लिटिल टॉली। लियोनेल की निगाहें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपने दिमाग से हर विचलित करने वाले विचार को निकाल फेंका और अपनी सारी सोचने की शक्ति ड्रीम काउंटर के लिए बचाकर रखी हुई शक्ति को छोड़कर उस काम पर लगा दी जो उसके हाथ में था। यह न सिर्फ अब तक का उसका सबसे मुश्किल क्राफ्ट था, बल्कि उसे इसे एक दिन में ज्यादा बेहतर होगा कि आधे दिन में पूरा करना था। 3 घंटे, मैं अपने आप को 3 घंटे देता हूँ। लियोनेल ने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। अचानक नन्हा टॉली, जो उसकी कलाई पर आसानी से समा सकता था, तरल चांदी जैसी धातु का एक बड़ा कंबल बन गया। अगर वह छोटा सा बच्चा, या यूं कहें कि अब इतना छोटा नहीं रहा, लियोनेल को पूरा निगल जाना चाहता, तो यह मुमकिन से भी ज्यादा था। लियोनेल के बिना 2 सालों में लिटिल टॉली जड़ हो गया था। लेकिन उससे भी पहले मेटल स्पिरिट बहुत पहले ही चौथे आयाम में प्रवेश कर चुका था और 5वें आयाम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगर लियोनेल ने उसकी प्रगति में बाधा न डाली होती तो वह पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होता। सौभाग्य से चौथे आयाम में होने के बावजूद लिटिल टॉली को 5वें आयाम की धातुओं को निगलने और ढालने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये बात तो समझ में आती ही थी। आखिरकार अगले स्तर पर कदम रखने के लिए एक धातु आत्मा को अपने से ऊपर के स्तर को निगलने में सक्षम होना जरूरी था। हालांकि इसमें उतनी सहजता नहीं थी। लियोनेल को अपने नियंत्रण में ज्यादा जोरदार और सोच समझकर काम करना पड़ा। फर्क एक कप में पानी भरने और एक कप में मोम भरने जैसा था। पहले मामले में पानी आसानी से बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन दूसरे मामले में पहले मोम को पिघलाना होगा, और अगर वह पिघला नहीं तो उसे हाथ से ढालकर मनचाहे आकार में दबाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस सादृश्य को देखते हुए चौथे आयामी धातुओं को ढालना पानी की तरह था, जबकि 5वें आयामी को ढालना मोम की तरह था। ऐसा होने पर भी लियोनेल के कौशल में कोई कमी नहीं दिखी। उसका दिमाग इतने हिस्सों में बढ़ गया था कि वह हर छोटी छोटी बात को इतनी सहजता से नियंत्रित कर सकता था कि ऐसा लगता था कि अब वह पहले से ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। लियोनेल ने जो डिजाइन तय किया था वह शब्दकोश के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। यह उसका नेविगेटर और उसका विश्वसनीय एआई होगा। लियोनेल अपने कौशल के उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसे ऐसा करने का पूरा भरोसा था, और उसे ये भी एहसास था कि इससे बाकी प्रक्रिया उसके लिए आसान हो जाएगी। आंतरिक संरचना का पता लगाने के बाद उन्हें केवल अंतरिक्ष यान की सुरक्षा और उसकी प्रणोदन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। बाहरी आवरण स्प्लिटिंग स्काई और डिस्टिल्ड क्लाउड अयस्क का मिश्र धातु होगा। आंतरिक आवरण व्हिस्लिंग हाउल अयस्क से बना होगा। स्प्लिटिंग स्काई अयस्क एक टिकाऊ लेकिन हल्का पवन तत्व प्रकार का अयस्क था। ये हवाओं को रोकने और तेज गति से निपटने में बहुत अच्छा था। साथ ही ये सामान्य पवन तत्व अयस्कों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ भी था। इसका प्रभावशाली नाम इसकी वायु निष्क्रिय करने की क्षमता के कारण पड़ा। जिस स्थान पर अयस्क बहता है वहां एक क्षण के लिए वायु शक्ति का अभाव हो जाता है, कम से कम ये भ्रम तो यही दर्शाता था। सच तो ये था कि पवन तत्व बल जम रहा था, उसके कण इस अयस्क की ओर लगभग चुंबक की तरह आकर्षित हो रहे थे।
इस वजह से यह अयस्क आमतौर पर पवन तत्व हथियारों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता था, जिनका इस्तेमाल गति प्रकार की तकनीकों में निपुण लोग करते थे। हालांकि शायद ये पहली बार था जब इस तरह के अयस्क का इस्तेमाल किसी जहाज के खोल के रूप में किया जा रहा था। डिस्टेड क्लाउड अयस्क एक स्टार एलिमेंटल प्रकार का अयस्क था। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका इस्तेमाल अक्सर फिनिशर के लिए किया जाता था, कुछ खास प्रकार के अयस्कों पर रंग रोगन की तरह। हालांकि ये रंग रोगन उन धातुओं के प्रभावों को कम करने में बहुत कारगर था जिन पर यह रंग चढ़ाया जाता था, साथ ही उन्हें अतिरिक्त टिकाऊपन और वजन भी देता था। अंत में व्हिस्लिंग हाउल अयस्क एक पवन तत्व शिरा प्रकार का अयस्क था जो संचित पवन बल का उपयोग करने में सक्षम था। आमतौर पर जहाजों को या तो प्रकाश या अंतरिक्ष तत्वों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता था। किसी अंतर्ग्रहीय जहाज का निर्माण वायु तत्व को ध्यान में रखकर करना दुर्लभ था, क्योंकि इसके स्पष्ट कारण थे, ये सबसे कुशल नहीं था। अंतरिक्ष की विशालता में हवा का झोंका ही आपको इतनी तेज गति से आगे बढ़ा सकता था। हालांकि लियोनेल की इस मामले में अपनी योजनाएं थीं। जैसे जैसे उसके हाथ तेज होते गए, उसका विश्वास और भी गहरा होता गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि लियोनेल ने उन 2 वर्षों में अपने ड्रीम वर्ल्ड के माध्यम से अपनी शिल्पकला में सुधार किया था, साथ ही उसने अपने हाथ और उंगलियों की गति और समन्वय में भी सुधार किया था। वह पहले से ही कांस्य मानक पर सुपीरियर ग्रेड 2 पदनाम पर था। अगर उसके शरीर की सीमाएं न होती तो वह जानता था कि वह पहले से ही सुपीरियर ग्रेड 1 पदनाम पर होता। घंटे एक के बाद एक बीतते गए, लियोनेल के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। दरअसल वह बस अपनी गति तेज करता जा रहा था, मानो उसे और भी आराम मिलता जा रहा हो। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो क्या आपको छिपते रहने की जरूरत है? लियोनेल की आवाज अचानक आई, उसके हाथ कभी नहीं रुके। जहाज के टुकड़े टुकड़े ज्वार की लहरों की तरह एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। लेकिन लियोनेल जानता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने खुद को जो 3 घंटे दिए थे, उनमें से केवल 2.5 ही बीते थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी सबसे बुरी स्थिति भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि उसे ढूंढने वाले वाकई काफी कुशल थे। लियोनेल का मानना था कि उसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका किसी तरह की ट्रैकिंग क्षमता या गॉगल्स जैसी मामूली सर्वज्ञता होगी। लेकिन बाद वाली क्षमता के लिए बहुत सारी जानकारी की जरूरत होती, जिसे लियोनेल ने छिपाना नहीं चाहा था, जबकि पहले वाली क्षमता उस मौसम को देखते हुए बहुत मुश्किल होती। उदाहरण के लिए, जब इतनी तेज हवाएं चल रही हों, तो आप किसी की गंध का पता कैसे लगाएंगे? जब तक उन विशेषज्ञों को उसका पता चलता, तब तक उसकी छोड़ी हुई गंध ग्रह के दूसरी ओर फैल चुकी होती। और अगर वे लियोनेल की हरकतों पर नजर रखने की बजाय उसे देखते, तो वह इतनी चालाकी छोड़ चुका होता कि उन्हें 3 घंटे की देरी हो जाती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भी पूर्ण नहीं था। अब उसके सामने एक अधूरा जहाज था और 4 विशेषज्ञ छाया से निकलकर उसका सामना करने के लिए आ रहे थे। बेशक ये बात और भी अच्छी हो गई कि यह पहाड़ खनिकों से भी भरा हुआ था। कुल मिलाकर ये वाकई एक बेहतरीन स्थिति थी। लियोनेल ने मैनसन और अन्य लोगों की ओर देखा, उसके जहाज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे ब्लैकस्टार ने लियोनेल के बालों के सिरे पकड़ लिए और आने वाले दुश्मनों की ओर अपने छोटे छोटे दांत दिखा दिए। अगर लियोनेल की त्वचा मजबूत न होती, तो शायद उसके सिर से खून बहना शुरू हो गया होता। लियोनेल ने हाथ बढ़ाकर छोटे मिंट के सिर पर थपथपाया और उसे शांत करने की कोशिश की। जानवरों की सहज प्रवृत्ति आमतौर पर इंसानों से परे होती है, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ब्लैकस्टार को लग रहा था कि वह और लियोनेल दोनों ही किसी खतरे में हैं। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी बात लग रही थी। छोटे ब्लैकस्टार का ध्यान जरूर किसी और चीज की ओर गया था। मैनसन की नज़र लियोनेल पर नहीं थी, बल्कि शुरू से आखिर तक उसने अपनी नज़रें उस कबाड़ धातु से, या जो उनके सामने कबाड़ ही लग रहा था, कभी नहीं हटाई। अब भी उसे यकीन नहीं था कि लियोनेल क्या बना रहा था, और यह भी नहीं पता था कि वह पूरा होने से 1 कदम दूर है या 100 कदम। यही वजह थी कि उसने शुरू से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, क्योंकि नशे का जो भी संकेत उसमें था, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि वह चुपचाप कुछ देर तक देख सकेगी और समझ सकेगी कि लियोनेल क्या बना रहा है, लेकिन उसने पहले से इस तरह से बुलाए जाने की उम्मीद नहीं की थी। शैडो रेड की क्षमताओं के चलते उनके पकड़े जाने से पहले पकड़े जाना लगभग कभी संभव नहीं था। इसलिए ये कहना सही होगा कि सबसे ज्यादा हैरान वह छोटा आदमी था जिसके सिर पर फड़फड़ाती हुई विग थी। दरअसल वह एक पल के लिए उसे नीचे रखना भूल गया था, जिससे वह लगभग पूरी तरह से उसके सिर से उड़ गई थी। मैनसन ने आखिरकार लियोनेल के आसपास पड़े टुकड़ों से अपनी नजरें हटा लीं।
वह कोई फोर्स क्राफ्ट नहीं थी, इसलिए भले ही वह किसी अयस्क को उसके कच्चे या शुद्ध रूप में पहचान सकती थी, लेकिन इस तरह से संसाधित होने के बाद वह असमंजस में थी। फिर भी वह लियोनेल की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। भले ही वह इन धातुओं के नाम न बता पाती, लेकिन वह निश्चित रूप से बता सकती थी कि ये 5वें आयाम की धातुएं हैं, हर एक को। फिर भी ये बच्चा न केवल उन्हें ढालने और उनमें हेरफेर करने में सक्षम था, बल्कि वह स्पष्ट रूप से कुछ बना भी रहा था। वह एक आम आदमी थी, लेकिन कम से कम वह ये समझती थी कि लियोनेल जो भी बना रहा था, उसका मतलब था। बदतर स्थिति में उसे कांस्य ग्रेड का होना चाहिए था, है ना? मैनसन का दिल धड़क उठा। तीसरा आयाम, 21 साल का, 5वें आयाम के अस्तित्वों के घेरे से बच निकला। और एक कांस्य शिल्पकार। यह क्या बकवास था? आदतन मैनसन ने फिर से उसके होंठ और दांत चाटने शुरू कर दिए, लेकिन शराब के स्वाद की कमी ने उसे थोड़ा निराश कर दिया। हालांकि जब उसने लियोनेल की ओर देखा तो वह एक अलग तरह के नशे से भर गई, और यह निश्चित रूप से उसके सुंदर रूप की वजह से नहीं था। वह लगभग यह महसूस कर ही रही थी, ऐसी प्रतिभा को खत्म करके उसे कैसा आनंद मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। मैनसन के नंगे पैर ठंडे पत्थर की जमीन पर मुड़े हुए थे, उसके पैर सिकुड़ रहे थे। उनके रास्ते में 10 छोटे छोटे पंजों के निशान रह गए, जिससे शांत वातावरण में पत्थर के टूटने और खरोंचने की आवाज गूंजने लगी। मैनसन का पूरा शरीर कांप उठा, उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि तापमान शून्य के आसपास न होने के बावजूद एक भापादार धुंध उसके ऊपर से निकल गई। उसका चेहरा लाल हो गया और पुतलियां फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से नशे में धुत हो गई हो, बस ये वाला पहले वाले से भी कम मासूम लग रहा था। लियोनेल के स्वप्नलोक में चिंगारियां उड़ रही थीं, लेकिन जब उसने देखा कि वे कहां से आ रही हैं, तो उसकी भौहें तन गईं। उसके स्वप्नलोक का वह क्षेत्र तभी जगमगा उठा जब आईना एक अपवित्र शिखर पर पहुंची। ये तथ्य कि वह अब एक ऐसी महिला के लिए जगमगा रहा था जिसे वह जानता तक नहीं था, उसे बेवजह गुस्से से भर गया। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इसलिए कि उसका ताबीज अभी भी काम नहीं कर रहा था, शायद इसलिए कि उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, या शायद सिर्फ इसलिए कि वो औरत उस चीज पर कब्जा कर रही थी जिसे उसे कभी छूना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो भी था, वह नाराज था। लियोनेल की पीली बैंगनी आंखें अचानक लाल हो गईं। टकराना, सुरंगें हिल उठीं, लियोनेल के शरीर से बैंगनी लाल ऊर्जा का एक उभार निकला। एक पल में वह एक शांत युवक बन गया था, किसी भी चीज से विचलित नहीं हुआ। अगले ही पल उससे लगा जैसे वह किसी की छाती में अपनी मुक्का मार दे। मैनसन आगे बढ़ी और उसने जो जमीन खुरचकर बनाई थी, उसे सहारा बनाकर आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने मौजूद हर चीज को, लियोनेल के क्राफ्ट समेत, नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। चाहे कुछ भी हो, अगर वह सब टुकड़ों में बिखर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? उसने अपना पैर ऊपर उठाया और एकदम सही वर्टिकल स्प्लिट किया। जब उसने कुल्हाड़ी से नीचे की ओर लात मारी तो हवाएं और ताकतें उसकी नंगी एड़ी के चारों ओर घूम गईं। उसके जमे हुए पैर का जोर ही सब कुछ तहस नहस करने के लिए काफी था। जहां तक उसकी असली लात की ताकत का सवाल है, क्या उसे समझाने की जरूरत थी? लियोनेल ठंडे दिमाग से देख रहा था, उसकी इंद्रियां अपनी यान के हर टुकड़े को पकड़ रही थीं। एक विचार के साथ वे सभी उसके नियंत्रण में पीछे की ओर उड़ गए, मानो उसके पास उन्हें नियंत्रित करने की कोई दूरगामी क्षमता हो। लियोनेल मैनसन की किक से बचते हुए अपने क्राफ्ट के टुकड़ों को एक एक करके समेटने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से ऐसा करने के लिए उसे अपने हाथ से उन्हें छूना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि लियोनेल गुफा के विस्तृत विस्तार में इधर उधर छलांग लगाता, उछलता, कूदता और उन टुकड़ों की ओर छलांग लगाता जिन्हें उसने खतरे से बचाने के लिए जानबूझकर हवा में लटकाया था। उसने उम्मीद की थी कि मैनसन कुछ समय बाद क्राफ्ट के टुकड़ों को निशाना बनाएगा, लेकिन वह उसे कुचलने की संभावना से इतनी मोहित थी कि उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। अगर लियोनेल मर गया होता तो क्या उसे अपनी क्राफ्ट इस्तेमाल करने का मौका भी मिलता? तो फिर उसका सिर काटने पर ध्यान क्यों न दिया जाए? लियोनेल की रगों में उबलता हुआ गुस्सा दौड़ रहा था। उसने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन एक पल बाद वह इतना गुस्से में आ गया कि वह ये भी नहीं कर पाया। हर बार जब मैनसन को लगता कि वह उसका सिर तरबूज की तरह फोड़ने वाली है, तो उसका शरीर आनंद की एक लहर से हिल जाता और लियोनेल के सपनों के संसार में एक और रिश्ता जुड़ जाता। तीसरी बार के बाद लियोनेल ने खुद को उन तमाम रिश्तों से पूरी तरह अलग कर लिया, उसके विचार उग्र हो गए।
और फिर भी हर बार ऐसा होने पर मैनसन का चेहरा और भी लाल हो जाता और उसकी हरकतें और भी नशे में डूब जाती। ऐसा होते हुए भी उसकी किक मारने की गति बढ़ती हुई प्रतीत हुई और उसका शरीर और भी लचीला हो गया। लियोनेल को अचानक उसके अगले हमले की भविष्यवाणी करने में और भी मुश्किल होने लगी क्योंकि उनके पास कोई तर्क ही नहीं था। इस वजह से उसे अपने पूर्वानुमान मॉडल की बजाय मांसपेशी विश्लेषण मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ा। लियोनेल को अपनी ताकत और मैनसन की ताकत के बारे में कोई भ्रम नहीं था, चाहे वह कितना भी गुस्से में क्यों न हो। जहां तक उसे पता था, मैनसन 5वें आयाम का टियर 2 था, जबकि उसके बाकी साथी टियर 1 थे। लियोनेल उसके हमलों से बच नहीं पा रहा था क्योंकि वह काफी मजबूत था। वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अपनी क्षमता पर निर्भर था और यह जल्द ही लगभग असंभव होता जा रहा था। मानो मैनसन अभी अपने अंगों को खींच रही थी और लय में आ रही थी। उसकी किक की आवाज और भी तेज होती गई और लियोनेल से बाल भर पीछे रह गई। बच्चा काफी समय तक जीवित रहा। डबल शॉट बोला, उसके हाथ खुजली कर रहे थे। उसे बस अपने खाने के साथ खेलना पसंद है। बस शो का आनंद लो, वो और भी ज्यादा चुलबुली होती जा रही है। शैडो रैट ने जवाब दिया। हमेशा की तरह पांडा ने एक शब्द भी नहीं कहा तथा हर उस वार्डरोब मालफंक्शन की तस्वीर ले ली जिसकी उसे झलक मिल सकी। ये बहुत अच्छी सामग्री है। ये कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी। यह अच्छी है, सचमुच अच्छी। लगभग आधा मिनट हो गया है, क्या आपको नहीं लगता कि खनिकों को अब तक कुछ सुनाई दे गया होगा? शैडो रैट ने पूछा। अगर उन्हें पता होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वे मैनसन के रास्ते से दूर रहेंगे। मुझे संदेह है कि वह उनके साथ भी उतनी ही नरमी बरतेगी, जितनी इस बच्चे के साथ बरत रही है। हो सकता है कि उन्हें इसकी आदत हो और वे अपने काम से काम रखना जानते हो, शैडो रैट ने जवाब दिया। मैं भी खदानों में काम करता था। हर कोई थोड़ी बहुत अतिरिक्त नकदी के लिए अपना कोटा पूरा करने और उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। किसी और की जमा राशि चुराना कोई बहुत आम बात नहीं है। इस तरह के झगड़े तो होते ही रहते हैं। आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम पहले सीवत चूहे थे। जाओ, भाड़ में जाओ। तुम्हें लगता है कि यहाँ रहना आसान है? मैंने ये काम करके इतना पैसा कमाया है जितना तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। शायद अगर आपने कम पैसा कमाया होता और अधिक धूप ली होती तो आप कम गंजे होते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बंदूक जाम हो जाएगी, कमीने। मुझे आशा है कि आपका विगगोंद रूसी गंजे की तरह सूख जाएगा। टकराना। लियोनेल ने महसूस किया कि उसके बाल इधर उधर हो गए। उसकी वर्दी वाली हैमर पैंट के किनारे पर एक बड़ा सा फट गया, क्योंकि मैनसन की कुल्हाड़ी की एक और किक अभी तक नहीं लग पाई। उसकी एड़ी जमीन पर टूट गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना दूसरा पैर गोल घुमाकर घुमाया, वह तुरंत ही एक लंगर बिंदु बन गई। उसकी किक किसी भी मौके के क्रम जितनी सहज थी। वे अथक और लचीली, बिल्कुल सही समय पर और शक्तिशाली थीं। तभी लियोनेल ने आखिरी टुकड़ा पकड़ लिया और उसे अपने स्पेशल रिंग में गायब कर दिया। वह एक तरफ लुढ़क गया, एक और विनाशकारी एड़ी से बचता हुआ, और उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में स्थिर भाव और उससे प्रकट होने वाली सर्वव्यापी शीतलता के बावजूद, उसका वास्तविक रूप बहुत भयानक था। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, उसकी त्वचा से पसीना टपक रहा था और मैनसन के हिंसक प्रहार के कारण हवा में उड़ते पत्थर के कण उससे चिपक गए थे, जिससे उसका चेहरा गंदा और जर्जर हो गया था। इतना सब होने के बावजूद उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। लंबी और तेज सांसें लेते हुए भी उसका शरीर आजादी से हिल रहा था। यह उसकी ताकत का लगभग 20% है। बाकी लोग अभी भी नहीं हिले हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि वही ये सब खत्म कर सकती है। क्या मुझे उसे मारने का मौका लेना चाहिए या भाग जाना चाहिए? लियोनेल ने ठंडे दिमाग से मैनसन की हरकतों का विश्लेषण किया, हर बार दयनीय हालत में चकमा देते हुए। उसने पहले ही 3 योजनाएं सोच ली थीं जिनके खत्म होने की 80% से ज्यादा संभावना थी, और हर योजना पिछली योजना से ज्यादा मजबूत और सटीक थी। लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ने के बारे में हिचकिचाता तो मैनसन की भौहें तन जाती और उसकी हरकतें बदल जाती। ऐसा लगता था मानो उसे अवचेतन रूप से आभास हो गया हो कि कुछ होने वाला है और उसने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। उसका मन जितना अधिक नशे में होता गया, उसकी प्रवृत्ति उतनी ही तीव्र होती गई। उसकी किसी भी हरकत ने लियोनेल के इरादों के खिलाफ कुछ नहीं किया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया ने लियोनेल के मन में खतरे की घंटी बजा दी। अगर वह अभी बिना किसी सहारे के खुद को ढाल सकती थी, तो वह उसे जितनी ज्यादा जानकारी देगा, उसकी अनुकूलन प्रतिक्रिया उतनी ही बेहतर होगी और उसे सफल होने की उतनी ही कम उम्मीद होगी।
अगर ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह क्रोधित था, तो लियोनेल को मेंसन की यह क्षमता आकर्षक लगती। लेकिन यह तथ्य कि उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए नशे में होना जरूरी लगता था, एक बहुत बड़ी नकारात्मक बात थी। जब तक कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ न सके जिसे वह लियोनेल की तरह ही मारना चाहती हो। उस मामले में लियोनेल का पैर जमीन पर जम गया, उसका शरीर मेंसन की किक से फिसलने का प्रयास कर रहा था। यह ऊपर से नीचे की ओर गिरा, बमुश्किल 1 सेंटीमीटर से उसकी छाती को छूकर। लेकिन इससे पहले कि वह छू भी पाता, एक अद्भुत लचीलेपन के साथ मेंसन की पीठ पीछे की ओर झुक गई। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर टिका दी और अपना पहले से जमे हुए पैर को लियोनेल की ठुड्डी पर निशाना बनाया। आमतौर पर लियोनेल बच निकलती, लेकिन मेंसन की मौजूदा पुल जैसी शारीरिक स्थिति से एक किक शायद उसके शस्त्रागार में सबसे कमजोर थी। यह अभी भी 10 में से 9 बार किसी चौथे आयाम के अस्तित्व का सिर फाड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन लियोनेल ही वह थी। लियोनेल की त्वचा पर जमी गंदगी और पसीने के नीचे कांसे के रूंस चमक उठे, उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझ गईं जब वह मेंसन की किक को रोकने के लिए आगे बढ़ा। शैडो रेड, डबल शॉट और पांडा की आंखें चमक उठीं। आखिरकार वार होने ही वाला था। यह एक अच्छा रन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच गया है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। ये किक के परिणाम के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि किक लगने से पहले ही क्या हो गया था। मेंसन ने अपनी टीम के सदस्यों को पुकारते हुए चिल्लाया, अभी गोली चलाओ। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, पर मतलब साफ था। क्या वह चाहती थी कि वे बीच में दखल दें? अपनी उलझन के बावजूद डबल शॉट ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी बंदूक अचेतन गति से पिस्तौलदान से बाहर निकली और जब उसने अपनी कमर से गोली चलाई तो उसकी हथेली 2 बार तेजी से बैरल पर फिसली। उसकी आंखों में दुनिया धीमी पड़ गई। उसे गोलियां लियोनेल को भेदती हुई दिखाई दे रही थीं, जिसके हाथ अभी भी मेंसन की लात को रोकने के लिए तैयार थे। एक उसके गले में, दूसरी उसकी खोपड़ी में। डबल शॉट के लिए दुनिया जितनी धीमी थी, लियोनेल के लिए उससे भी ज्यादा धीमी। लेकिन यह कोई ऐसी सुखद कहानी नहीं थी जैसा कोई सोच रहा होगा। उद्धरण। ये बेशर्म कुतिया लियोनेल के विचारों में से पहला विचार था। लियोनेल का दिमाग इस हद तक तेज हो गया कि वह हवा में गोलियों की गति को फ्रेम दर फ्रेम देख सकता था। डबल शॉट की पिस्तौलें जितनी पुरानी और पुरानी दिखती थीं, उतनी ही तेज रफ्तार से फायर करती थीं, जिसकी बराबरी कोई पुरानी पश्चिमी फिल्म भी नहीं कर सकती। दरअसल, अगर उन 2 गोलियों को किसी तीसरे आयाम की दुनिया में दागा जाता, तो अंतरिक्ष भी उनके लिए रास्ता बनाने के लिए चीर-फाड़ कर देता। उस गति के साथ लियोनेल की प्रतिक्रियाएं भी कम हो गईं। वह डबल शॉट से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर था और गोलियों की गति उसे समय रहते अपना सिर और गर्दन मोड़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। या यूं कहें कि अगर लियोनेल ने मेंसन की बातों के बजाय 2 गोलियों पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती। लियोनेल की क्षमता शुरू से ही मेंसन पर और खास तौर पर उसकी मांसपेशियों की गति पर पूरी तरह केंद्रित थी। जैसे ही उसका गला बोलने के लिए तैयार हुआ, उसने पहले ही उसे भांप लिया। एक महिला जिसने अंदर आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला, वह आखिर क्या कहने की तैयारी कर रही होगी। जाहिर है, ये बेकार की गपशप या बकवास करने के लिए नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वह अपनी टीम के साथियों को कार्रवाई करने के लिए कह रही हो। लियोनेल ने इस बात की 90% से अधिक संभावना बताते हुए पहले ही तैयारी कर ली थी। लियोनेल के एक पैर के नीचे की धरती एक कोण पर ऊपर उठ गई, जिससे वह एक और उड़ गया। मेंसन की किक का ऊपर की ओर झटका गोलियों से बहुत पहले ही उस तक पहुंच गया, और धरती के उसे बाईं ओर उछाल देने से भी पहले। कोई सोच सकता था कि मेंसन के पैर की उंगलियां बाकी सब की तरह नाजुक और कोमल होंगी, लेकिन लियोनेल की तैयार सुरक्षा व्यवस्था से हल्की सी खरोंच ने उसकी कलाई में एक खूनी घाव कर दिया। लियोनेल का जबड़ा कस गया और वह लुढ़क कर रास्ते से हट गया, जिससे उसके दिमाग में अपनी चोट का निरीक्षण करने का विचार आया। सौभाग्य से ये चोट केवल त्वचा तक ही पहुंची थी, लेकिन इससे उसकी मांसपेशियों और स्नायुबंधन को नुकसान पहुंचने से बस थोड़ा ही बचा था। अगर ऐसा होता तो उसे नहीं पता था कि क्या वह अपनी कला पूरी कर पाएगा। उसके हाथ बहुत महत्वपूर्ण थे। लियोनेल को लगा कि मेंसन की किक के ऊपर की ओर झटके का हिसाब उसने ही रखा है। फिर भी वह किसी तरह अपनी दिशा इतनी बदल पाए कि मेंसन को चोट भी लगी और वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। और तो और, उसने उसके कांस्य रून से सक्रिय बचाव को इतनी आसानी से भेद दिया। लियोनेल जितनी हैरान थी, मेंसन उससे भी ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन था कि वह उस लात से कम लियोनेल की कलाई तो काट ही देगी, लेकिन उसे उम्मीद से ज्यादा प्रतिरोध मिला। उसका शरीर इतना मजबूत कैसे था?
मैनसन ने अपनी किक के वेग का इस्तेमाल करके खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। उसकी हरकतें बिल्ली की तरह फुर्तीली लग रही थीं। अगर वह नशे में न होती तो वह निश्चित रूप से एक खूंखार हत्यारे की भूमिका निभाने में सक्षम होती। लेकिन उसके होठों से निकली हल्की आहें और चेहरे की लाली ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैनसन के शब्द फिर से लड़खड़ा गए। मैनसन के पिछले शब्दों ने उनकी टीम को जितना चौंकाया था, यह उनके दिमाग में परमाणु बम के फटने जैसा था। हालांकि वे हमेशा एक टीम के रूप में निकलते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने शायद ही कभी, अगर कभी, अपने गठन का इस्तेमाल किया हो। आमतौर पर लक्ष्य से निपटने के लिए उनमें से कोई एक ही होता था। मैनसन के लिए वह तभी भाग लेती थी जब मिशन काफी दिलचस्प होता था, मानो कोई स्पार्क शामिल हो। लेकिन चारों ने एक साथ कार्रवाई की। ऐसा तभी हुआ जब, कितना परेशान करने वाला है। लियोनेल की निगाहें ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच चीजों को गंभीरता से लेना चाहते थे। उसने अभी तक शब्दकोश से मैनसन की योग्यता के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि उसे ऐसा करने की जरा भी फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन ज्यादातर बातें वह खुद ही जोड़ सकता था। मैनसन के पास एक अंतर्ज्ञान क्षमता प्रकार था। ये क्षमता प्रकार 3 प्रकारों में विभाजित था: सतर्कता, पूर्वाभास, सहज वृत्ति, भविष्यवाणी और दूरदर्शिता। एक बार फिर 5वां प्रकार, इस मामले में दूरदर्शिता, विद्वानों के लिए आरक्षित था। लियोनेल जितना समझ पाती थी, मैनसन आमतौर पर दूसरे चरण, पूर्वाभास के मध्य से उच्च स्तर पर होती थी। वह जो कुछ हो रहा था उसका आभास पा सकती थी और उस पर प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन छवि स्पष्ट या प्रत्यक्ष नहीं थी। अक्सर इस स्तर पर मौजूद लोगों को पूर्वाभास का अच्छा उपयोग करने के लिए कई दशकों के अनुभव और प्रशिक्षण पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि मैनसन काफी अनोखी लग रही थी। उसने अपनी अंतर्ज्ञान क्षमता के उच्च स्तर का अनुकरण करने के लिए अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से मंद करना सीख लिया था, जो भविष्यवाणी के करीब सहज ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि चेतावनी ये थी कि उसे शराब के नशे में होना चाहिए या फिर चरम सुख प्राप्त करना चाहिए। यदि लियोनेल मैनसन द्वारा किसी ऐसी चीज पर अतिक्रमण करने से इतनी क्रोधित न होती जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, तो वह उसकी सरलता से प्रभावित होता। तीसरे आयाम की दुनिया में मैनसन व्यवहारिक रूप से एक दैवज्ञ होती, कम से कम आमने सामने की लड़ाई में तो। हालांकि 5वें आयाम की दुनिया में उसकी क्षमता को ज्यादातर लोगों के लिए लगभग बेकार ही माना जा सकता था, फिर भी वह उसे इतना शक्तिशाली बनाने का तरीका ढूंढने में कामयाब रही। ऐसा लगा जैसे आयामी छंद के तरीके अनंत हों। लेकिन यह मैनसन की तारीफ करने का समय नहीं था। उसके शब्दों के साथ ही शैडो रेट, डबल शॉट और पांडा आगे आ गए और लियोनेल को ऐसे घेर लिया जैसे वह कोई राक्षस योद्धा हो। कोई सोचता होगा कि अपने व्यक्तित्व के कारण वे कुछ चुटकुले सुनाएंगे या लियोनेल को थोड़ा चिढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया था। या तो ये था कि वे पक्के पेशेवर थे, ऐसे लोग जो समझते थे कि कब खेलने का समय है और कब काम करने का, या उन्हें मैनसन के अंतर्ज्ञान पर लगभग अंधा विश्वास था। अगर यह पहला विकल्प होता तो लियोनेल के पास अभी भी कुछ गुंजाइश होती। पेशेवर होने के बावजूद एक संभावना ये थी कि वे अब भी उसे अपने से नीचे समझते। लेकिन यदि यह बाद वाला था तो इसका मतलब ये होगा कि इस समय उन्होंने उसे उतना ही खतरनाक देखा जितना मैनसन उसे मानते थे। और यह एक समस्या थी। लियोनेल की कटी हुई कलाई से निकला खून उसकी बांह से बहकर उसकी कोहनी पर जमा हो गया और एक बूंद के रूप में फटे हुए पत्थर के फर्श पर गिर गया। जैसे ही यह जमीन पर टकराया, मानो कोई संकेत हो, पांडा की आभा उमड़ पड़ी और पूरी खोखली गुफा अंधेरे में डूब गई। अप्रैल 28, 2022 के नीचे महत्वपूर्ण घोषणा। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस पल बात सिर्फ नजर की नहीं थी। अगर सिर्फ नजर की होती तो वह इस क्षमता को सिर्फ एक पार्लर की चाल समझ सकता था। अपनी आंतरिक दृष्टि के साथ उसे थोड़े से अंधेरे की क्या परवाह। ये गुफा शुरू से ही ठीक से रोशन नहीं थी, खासकर उस जगह के विशाल आकार को देखते हुए। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लियोनेल को लगा कि उसकी इंद्रियां एक के बाद एक खत्म हो रही हैं। पहले उसकी दृष्टि चली गई, फिर श्रवण और फिर स्पर्श भी। और उसकी प्रोप्रियोसेप्शन क्षमता भी पूरी तरह खत्म हो गई। लियोनेल का पहला मन अपने डोमेन को छोड़ने का था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इस तरह की असहजता, जहां उसे अपने अंगों का शरीर के बाकी हिस्सों से संबंध भी समझ नहीं आ रहा था, उसे घुटन महसूस होने लगी। प्रोप्रियोसेप्शन मानव शरीर के लिए इतनी मौलिक संवेदना थी कि जो लोग इसे खो देते थे, वे अपने पैरों की गति को देखे बिना चल भी नहीं पाते थे।
यह अवचेतन रूप से यह जानने की क्षमता थी कि आपके शरीर के अंग एक दूसरे के सापेक्ष कहाँ हैं। अगर कोई अपनी आंखें बंद भी कर ले तो भी वह बिना किसी कठिनाई या विचार के अपनी नाक को उंगली से छू सकता था। जिस व्यक्ति ने अपनी प्रोप्रियोसेप्शन खो दी हो वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ होगा। प्रोप्रियोसेप्शन के बिना रोजमर्रा की जिंदगी जीना ही किसी को पागल कर देने के लिए काफी था, किसी लड़ाई के बीच में उसे खो देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लियोनेल, जो अपनी हर गतिविधि को नियंत्रित करने का आदी था, के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना दबा हुआ महसूस करता था और तर्क के बजाय लगभग सहज ज्ञान पर प्रतिक्रिया करता था। वह इतनी आसानी से अपना डोमेन नहीं बता सकता था। हालांकि उनके पास उसके चेन डोमेन की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन जहां तक उनका सवाल था, इससे सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती थी, और अगर इसे थोड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया जाए तो यह उसे अपनी गतिविधियों में कुछ लचीलापन दे सकता था। लेकिन वे उसके डोमेन की दमनकारी क्षमताओं को नहीं समझ पाएंगे, न ही उन्हें यह पता होगा कि इससे उसे अपने शरीर पर नियंत्रण वापस मिल जाएगा। उसे इसे सही मौके के लिए बचाकर रखना था। मेरी इंद्रियां कट गई हैं, मेरी प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो गई है और मेरी आंतरिक दृष्टि चरम सीमा तक सीमित हो गई है। मैं अब पीछे छोड़ी गई पहचान सरणियों की निगरानी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इस पूरे गुफा क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त सीमा है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे चारों टीम के साथी यह अनुमान लगा पाते कि लियोनेल की मारक क्षमता अभी भी इतनी लंबी होगी, और लियोनेल ने तुरंत ही यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए कि मैनसन अंतर्ज्ञान के माध्यम से यह बात न जान सके। मैं तीनों पुरुषों पर नजर रखूंगा, अनुकरण करूंगा कि महिला कहाँ होगी और अपनी आंतरिक दृष्टि को उसे छूने से रोकूंगा। उसे तभी नजर रखूंगा जब वह 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करेगी। यह उसे करीब से काटेगा, लेकिन यह प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लियोनेल की आंतरिक दृष्टि तुरंत हरकत में आ गई। उसने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और अपनी खोई हुई इंद्रियों को उससे बदल दिया। उसने डबल शॉट, शैडो रैट और पांडा पर ध्यान केंद्रित किया, और अंततः उसने मैनसन की हरकतों का अनुकरण करना शुरू कर दिया, जमीन में होने वाले बदलावों का इस्तेमाल करते हुए, ताकि वह अपनी आंतरिक दृष्टि से गलती से उसके पास से न गुजर जाए। लियोनेल ने ये सारे फैसले एक पल में ले लिए। जब उसने अपना फैसला सुनाया तब तक उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर पूरी तरह नहीं जमी थी। 10 मीटर। यह आवाज लियोनेल के लिए नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह मैनसन की ही है। जैसे ही वह आवाज नीचे आई, उसे पता चल गया कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। मैनसन की आवाज इस अजीबोगरीब अंधेरे क्षेत्र में इस तरह से घूम रही थी कि लियोनेल को एहसास हुआ कि यह पांडा की अंतर्निहित संचार क्षमता का एक गुप्त रूप था। यह एक बहुत बड़ा फायदा था, इससे लियोनेल के लिए मैनसन की लोकेशन का पता लगाना और भी आसान हो गया, बस उसे बातचीत के इन तारों पर ध्यान देना था। उसी क्षण शैडो रैट गायब हो गया। वह जमीन में धंस गया, उसका छोटा शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। और फिर भी एक और पल के बाद भी वह कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसने डबल शॉट को अचानक 2 और राउंड फायर करने से नहीं रोका। लियोनेल का शरीर थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया। उसने सोचा कि गोलियों को खुद पर ही लगने दे ताकि मैनसन को अंधेरे में छोड़ सके। लेकिन आखिरकार उसने कुछ आजमाने का फैसला किया। यह एक सोचा समझा जोखिम था। उसे एहसास हुआ कि जब उसने मैनसन की आवाज सुनी थी तो उसे शायद पता ही नहीं चला। कम से कम उसका अंतर्ज्ञान तो नहीं जागा था। एक संभावना थी कि मैनसन को इस बात का एहसास हो गया था और वह बस इस बात को छिपा रही थी, लेकिन लियोनेल का मानना था कि 70% संभावना यही थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि मैनसन जितनी कम सक्रियता से जुड़ी होगी, उतनी ही कम संभावना थी कि वह किसी अजीब चीज को पहचान पाएगी। न सिर्फ उसकी आवाज उसके शरीर से चली गई थी, बल्कि वह एक ऐसी क्षमता से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी नहीं थी। इस वजह से उसके लिए लियोनेल को पढ़ना मुश्किल हो गया था। उत्तम। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। जितनी ज्यादा चीजों का वो फायदा उठा सके उतना अच्छा। हालांकि आगे जो उसने सुना उससे उसे एहसास हुआ कि आगे हालात मुश्किल होंगे। लियोनेल ने अपने शरीर पर आंतरिक दृष्टि का आवरण चढ़ाकर अपनी खोई हुई प्रोप्रियोसेप्शन की बाधा को पार कर लिया था। इस तरह वह अपनी हर गतिविधि पर नजर रख सकता था और साथ ही उसे नियंत्रित भी कर सकता था। इसी वजह से वह गोली की चपेट में आने से बच पाया। लेकिन वह चकमा दे गया। पांडा की आवाज डबल शॉट और मैनसन तक पहुंची, जिससे लियोनेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी इस क्षमता को कम करके आंका था। इससे न केवल उसकी अपनी इंद्रियां बंद हो सकती थीं,
बल्कि खुद प्रभावित होने के बावजूद चारों साथियों में से एक ऐसा था जो ठीक से देख सकता था। पांडा को शायद यह एहसास नहीं हुआ होगा कि वह उनकी बातचीत सुन रहा था, और वह लियोनेल की आंतरिक दृष्टि की सीमा भी नहीं बता सकता था, लेकिन फिर भी वह अपनी क्षमता की सीमा के भीतर होने वाली लगभग हर घटना पर नजर रख सकता था। जब लियोनेल का दिमाग फिर से सक्रिय हो गया, तो अचानक उसकी पीठ पर एक छाया आ गई, जो पांडा के क्षेत्र के अंधेरे में विलीन हो गई। छाया चूहा फिर प्रकट हुआ, उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था।